जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूँगा, पतियों के पक्ष के बारे में बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई गाइडलाइन जारी की हैं मेंटेनेंस और एलुमनी पर। सुप्रीम कोर्ट के वह कौन से फैसले पतियों के पक्ष में हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अतुल सुभाष। जी हाँ दोस्तों, अतुल सुभाष की मौत से पूरे देश को झकझोर हिला दिया। उसकी मौत ने पुरुष समाज व पतियों को अंदर से हिलाकर रख दिया, झकझोर दिया। जी हाँ दोस्तों, अतुल सुभाष की मौत के बाद से बहुत सारे फैसले आए हैं। यदि इनका अनुपालन वर्तमान करा दिया जाए तो निश्चित रूप से अतुल सुभाष के लिए भी न्याय होगा और उनके लिए लड़ने वाले लोगों के लिए भी न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस प्रसन्ना वी वार्ले की पीठ ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई की और उस सुनवाई में उन्होंने एलुमनी से संबंधित 8 गाइडलाइन जारी किए वर्तमान कि वह 8 गाइडलाइन क्या हैं और उन 8 गाइडलाइनों का महत्व क्या है वर्तमान पति समाज, पुरुष समाज के अनुसार। तो इसी पर चर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो इन 8 गाइडलाइनों के आधार पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर इनको फॉलो कराया जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। फैमिली डिस्प्यूट होने पर आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको अंतिम व्यवस्था तक लड़ना है और अंत तक आपको लड़ना है। हर समस्या का समाधान होता है और आपको अपने लीगल डिस्प्यूट या अन्य डिस्प्यूट की समस्या का समाधान चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 870775 52 853। तो सबसे पहले हम लोग अपने विषय पर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट की 8 नई गाइडलाइन क्या है उनको देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 8 नई गाइडलाइन तय कर रखी किया गया वह उसमें से पहला गाइडलाइन क्या है, यदि पति पत्नी के साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी पति पत्नी जो है 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल, बहुत काफी लंबे समय से अलग रह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि आप 142 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कि आप एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें और उसी व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट उस रिश्ते को एकदम खत्म कर देगा। उसी व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 गाइडलाइन तय कर रखी उसी में यह है कि फैमिली कोर्ट को यदि एलिमनी और मेंटेनेंस अलाउ करना है या डिसाइड करना है तो फैमिली कोर्ट को यह 8 गाइडलाइन माननी पड़ेगी। इसी 8 गाइडलाइन के आधार पर फैमिली कोर्ट जो है एलुमनी मेंटेनेंस अलाउ करेगी। तो वो क्या है, पहला गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहा कि दोनों पक्षों की यानी पति और पत्नी दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस पता करना चाहिए एलुमनी मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए। तो फाइनेंशियली स्टेटस
जब आप पता कर लोगे तो उस आधार पर आपको मेंटेनेंस अलाउ करना है। सुप्रीम कोर्ट का यह पहली गाइडलाइन है। डिस्प्यूट होने पर, यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर फैमिली कोर्ट अक्सर, मतलब जब भी कोई पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस एलुमनी की बात करती है तो एक निश्चित रूप से अपने सोर्स ऑफ इनकम, अपने बैंक की व्यवस्था यानी बैंक स्टेटस का एफिडेविट कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करती है, दाखिल करती है, कराती है। ये पहला पॉइंट है कि आपको इस आधार पर मेंटेनेंस एलुमनी डिसाइड करानी है। दूसरा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का, एलुमनी डिसाइड यदि फैमिली कोर्ट कर रही या लोअर कोर्ट कर रही तो पति और बच्चों की उचित जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। यहां एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, उचित, इंपॉर्टेंट। तो इस शब्द का डिसाइडेशन जो है वो लोअर कोर्ट ही करेगी कि उसके दिमाग में, उसके जजमेंट में वो उचित शब्द का प्रयोग उसने कहां कैसे कर रखा। अब मनमाने तरीके से पत्नी बच्चा मांग नहीं कर सकता। यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पत्नी द्वारा या बच्चों द्वारा जो मेंटेनेंस की मांग, एलुमनी की मांग की जा रही है वो उचित होनी चाहिए। तीसरी गाइडलाइन यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं, रोजगार, उनकी सहमति के आधार पर भी मेंटेनेंस एलुमनी डिसाइड किया जाना चाहिए। यानी पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं, अब हम पढ़े 10वीं, हमारी पत्नी पढ़ी MBA, हम जो है काम कर रहे हैं प्राइवेट, हमारी पत्नी काम कर रही सरकारी, हमारे पास 10 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे पत्नी के पास जो है 100 रुपए की प्रॉपर्टी है। तो इसके आधार पर भी मेंटेनेंस अलाउ होना चाहिए या एलुमनी डिसाइड होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक चौथा गाइडलाइन क्या जारी किया गया है, यानी आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति, यानी कंप्लेनेंट, यानी पिटिशनर, यानी वादी मुकदमा, प्लेंटिफ। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एलुमनी और मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए यह देखना चाहिए कि प्लेंटिफ, पिटिशनर, कंप्लेनेंट, वादी मुकदमा कि क्या हक व आय या सेल्फ ऑनर वाली प्रॉपर्टी के आधार पर ही, यानी स्वामित्व, यानी जो कंप्लेनेंट है उसके नाम पर 400 बीघा जमीन है, पति के नाम पर एक बिस्सा जमीन नहीं, तो इस आधार पर आपको मेंटेनेंस डिसाइड नहीं करना है। आपको यह आधार के आधार पर डिसाइड करना है कि पत्नी के व्यवस्था में स्वामित्व वाली या स्वतंत्र आय या संपत्ति यदि है तो उस आधार पर आप जो है मेंटेनेंस एलुमनी डिसाइड करेंगे। पांचवा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का जो है पति व पत्नी की जीवन शैली के आधार पर, पति व पत्नी के जीवन शैली, यानी हमारी मतलब पति हैं, हमारी जीवन शैली जो है 10 रुपए की है, पत्नी की जीवन शैली 100 रुपए की है, तो इस आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड करना ही करना होगा पत्नी के खिलाफ, पति के पक्ष में। जी हाँ दोस्तों, तो पति व पत्नी की जीवन शैली के आधार पर भी लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया अपने गाइडलाइन के आधार पर कि आपको इनके आधार पर भी मेंटेनेंस
एलुमनी डिसाइड करनी है, करानी है। और एक और महत्वपूर्ण गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि पारिवारिक जिम्मेदारी का मतलब यह है, यदि पत्नी ने आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगा दिए, पत्नी ने आपकी व्यवस्था के अनुसार अनर्गल तौर पर जो है चीजें कह दी, पत्नी ने अनर्गल तौर पर जो है आपकी कमाई को बढ़ा चढ़ा कर बताया है, तो इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से गाइडलाइन जारी की है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए करियर सेक्रीफाइस यदि किसी एक पक्ष ने किया हो तो भी इसके आधार पर एलुमनी मेंटेनेंस डिसाइड किया जाना चाहिए। सातवां जो गाइडलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर कामकाजी पत्नी यानी जो कामकाजी मेहरारू नहीं है, यानी अर्धांगिनी नहीं है, यानी वो हाउस वाइफ है, तो उसको मुकदमे में लगी लागत या खर्च करने कराने की व्यवस्था में, तो यह चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चीजों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से कहा है कि के आधार पर मेंटेनेंस या एलुमनी डिसाइड करना चाहिए। आठवां पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी नई गाइडलाइन में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि पति की इनकम, भरण पोषण की जिम्मेदारी या देनदारी, जैसे माता पिता की जिम्मेदारी, भाई बहन की जिम्मेदारी और उसके व्यवस्था में अन्य की जिम्मेदारी। तो अब यहाँ पत्नी जो है मेंटेनेंस की बात करती है, एलुमनी की बात करती है, पत्नी मांगती है 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख, और ऑलरेडी जो है पति की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि वह अपने देनदारियों की व्यवस्था में उतना पैसा दे ही नहीं पाएगा। अपनी देनदारियों की व्यवस्था में पति उस व्यवस्था को निपटा ही नहीं पाएगा। तो इसमें भरण पोषण की बात कर रहा हूं मैं, तो भरण पोषण की बात इसलिए कर रहा हूं कि पति के व्यवस्था में पत्नी की जिम्मेदारी के अलावा भी और कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे माता पिता की जिम्मेदारी, भाई बहन की जिम्मेदारी, अन्य किसी और की जिम्मेदारी, तो वो भी तो एक प्रकार की देनदारी है। तो ऐसी देनदारियों की व्यवस्था में पत्नी का जब भी मेंटेनेंस लागू होगा, एलुमनी डिसाइड होगी, तो लोअर कोर्ट को यह चीज देखनी पड़ेगी और इसी आधार पर लोअर कोर्ट जो है मेंटेनेंस लागू करेगी। इन्हीं 8 महत्वपूर्ण गाइडलाइनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया। अब देश में ऐसा नहीं होगा कि पति जो है चोरी करे, डकैती डाले या भीख मांग कर मेंटेनेंस देगा। अब ऐसा नियम नहीं है, अब ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब यह चीज नहीं चलेगी ना, ऐसा होगा। अब सिस्टम यह हो गया कि इन्हीं 8 गाइडलाइनों के आधार पर पत्नियों का मेंटेनेंस लागू होगा। यदि पत्नियां इस पर खरी उतरी, पत्नियां इन व्यवस्थाओं के अनुपालन में चली, तभी जो है पतियों के पक्ष में मेंटेनेंस लागू होगा। यदि आपकी पीड़ा है, समस्या है, आप देख रहे हैं पति हैं पुरुष समाज के व्यवस्था में हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी जो है फॉलोअप इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही, तो आप एक निश्चित प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए, आप एक निश्चित चैनल का प्रयोग करिए, उस चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा को निश्चित तौर पर आप जो है व्यक्त करिए और उस पीड़ा की व्यवस्था में आपका समाधान निश्चित होना तय है। आपको यही काम करना है। और एक चीज और मैं बता दूं अपने इस वीडियो में, चूंकि मेरा वीडियो काफी लंबा जाएगा। ये तो हमने की आधी बात, अब मेरी आधी बात अब चालू हो रही। सुनिए, देखिए, समझिए कि जो पीड़ित पक्षकार है यानी जो पति पक्षकार है,
वह मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हरासमेंट की व्यवस्था में जा रहा है। चूंकि पत्नियां अक्सर जो हैं झूठे केसेस पति उसके परिवार के खिलाफ करती कराती रहती हैं। तो अब आपको यहां यह चीज ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं। उन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों का ब्रीफ मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि क्या है। कि जैसे पत्नियां अक्सर डिस्प्यूट होने पर पति या उसके परिवार के खिलाफ 498 वर्तमान 85-86 के तहत मुकदमा दर्ज कराती रहती हैं, झूठा केस करती रहती हैं, झूठा केस कराने की व्यवस्था में जाती हैं। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, उस जजमेंट की व्यवस्था में आपको कॉपी चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमको व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करके वो कॉपी ले सकते हैं। मैं उस जजमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं क्या है। पति के ऊपर पत्नियां झूठा केस करती हैं और पत्नी को घर से निकाल दिया गया है। तो घर से निकालने की व्यवस्था में वो अपने मायके जाती हैं, अपने प्रेमी के यहाँ जाती हैं, अपने संबंधियों के यहाँ जाती हैं, अपने परिचितों के यहाँ जाती हैं। तो आपको यदि आप पत्नी हैं तो उस व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि आपको घर से निकाल दिया गया। घर से निकालने के बाद यदि आपने देरी से एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज की तो निश्चित तौर पर वह खारिज होगा। सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट यह है। दूसरा जजमेंट यह है कि पति ने लिया पहले एक्शन। तो पति ने यदि पहले एक्शन ले लिया पत्नी के खिलाफ और उस व्यवस्था में पत्नियों द्वारा झूठा अनर्गल केस यदि अपने पति के ऊपर करती कराती रहती हैं तो निश्चित तौर पर बाद में दर्ज कराया गया एफआईआर उसको खारिज कराया जा सकता है, उसको खारिज कराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी की व्यवस्था में आपको मैं बता दूं कि यह सारी कहानी जो भी है वह बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं इम्पॉर्टेंट की व्यवस्था में यह चीज़ें चल रही हैं। अब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक जजमेंट बताऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और वो केस का टाइटल भी मैं आपको दूंगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने केस का टाइटल देते हैं, बस उलझुल बात करते हैं। खैर उस पर चर्चा नहीं करनी है हमको। तो रिंकू बहेटी बनाम संदेश शारदा। तो रिंकू बहेटी बनाम संदेश शारदा के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट जजमेंट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि महिलाओं को यह समझना होगा कि लाभकारी कानून उनके पतियों को धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं है। जस्टिस बीपी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि आपराधिक कानून में प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इनका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य के लिए करती हैं जिनके लिए वे कहीं भी या वे कभी नहीं होती। हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में संयुक्त पैकेज के रूप में आईपीसी की धारा क्या लग रही, 498, 376, 377, 506 का इस्तेमाल एक ऐसी प्रथा है
जिसका न्यायालय घोर निंदा करता है। तो यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान स्टेटमेंट है, टिप्पणी है। और यह स्टेटमेंट टिप्पणी उस व्यवस्था में आई जिसमें महिलाएं अक्सर 498A का दुरुपयोग करती कराती रहती हैं। मेरा यह वीडियो मैं जानता हूं बहुत लंबा हो रहा, अब मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे यही निवेदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप जो भी है पीड़ित हैं उस व्यवस्था में हमारे इस वीडियो को देखिए। कोई समस्या हो निश्चित तौर पर जो है अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने समस्याओं का समाधान जो है चैनल के हिसाब से करिए, प्लेटफॉर्म के हिसाब से करिए। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।